नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य हिंदी की आज की कक्षा कंपल्सरी हिंदी के अंतर्गत जो है व्याकरण खंड जो प्यारे विद्यार्थियों आपका चल रहा है अभी, उसमें आज हम नया जो अध्ययन बिंदु वो लेकर के आए हैं संक्षेपण। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो संक्षेपण वाला बिंदु है वो आप 10वीं 9वीं 10वीं या फिर 11वीं कक्षा के अंतर्गत जो है ज़रूर पढ़ करके आए होंगे, तो ये आपके लिए नया नहीं है शायद। ठीक है, अगर नहीं पढ़ के आए तो अब आप समझ लीजिए इसको। तो प्यारे विद्यार्थियों, संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। छोटा कैसे करना? कोई अवतरण है, बड़ा अवतरण है, गद्यांश है, उसको छोटा करके लिखना है। यानी 1/3 जिसको हम कहते हैं 1/3 भाग है वो किसी अवतरण का हमें लिखना होता है। ठीक है, 1/3 जो भाग है वो लिखना होता है। 1/3 का मतलब क्या हो? जैसे 9 पंक्तियों में कोई गद्यांश है तो उसको आपको 3 पंक्तियों या 3 या 4 पंक्तियों में उसका सार रूप लिखना होता है। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हम जैसे कोई फिल्म इत्यादि देखते हैं, कोई नाटक इत्यादि देखते हैं, तो उसमें 3 घंटे की या कोई 1-2 घंटे का कोई नाटक या 1 घंटे का कोई नाटक है, उसको मैं सार रूप में आपसे कोई बोले कि इसमें क्या चीज़ें आपने देखी, तो आप उस फिल्म को 3 घंटे की फिल्म को मात्र 10 मिनट में 15 मिनट में पूरे चीज़ को आप बता देते हो। सार जो बात है उसमें क्या घटना है, किस प्रकार की घटना है, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। इसी संदर्भ में इसी को ही जो है हम संक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये मैंने उदाहरण के स्वरूप में बताया है। बाकी जो है हिंदी अनिवार्य की कक्षा में जो आज का जो अध्ययन बिंदु है प्यारे विद्यार्थियों संक्षेपण का, तो उसमें ही इसी प्रकार से जो गद्यांश परीक्षा में दिए हुए आएगा, ये 5 अंकों का है प्यारे विद्यार्थियों। संक्षेपण आपके व्याकरण खंड में 5 अंकों का है, तो इसमें गद्यांश दिया हुआ आएगा, उसको आपको संक्षिप्त करना है। संक्षिप्त करने का जो है कुछ शर्तें होती है प्यारे विद्यार्थियों। उसमें मूल भाव को आपको क्या करना है, पहले पकड़ना है। तो सबसे पहले परीक्षा के अंदर आपको क्या करना है, एक जो गद्यांश दिया हुआ आएगा उसको कम से कम 2 या 3 बार आपको ठीक प्रकार से गहरी दृष्टि से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर पढ़ करके क्या करना है, इसके मूल भाव को पकड़ना है। मूल भाव इसमें क्या कहना चाहता है, उस मूल भाव को समझना है। जैसे आप मूल भाव या केंद्रीय भाव को समझ जाते हो तो फिर उसमें आवश्यक जो शब्द आपको लेने हैं उसको आप रेखांकित करते जाइए। मूल भाव पढ़िए, फिर उसके मूल भाव को पढ़ करके आप उसमें आवश्यक जो शब्द है, अच्छे शब्द हैं, उनको आप रेखांकित करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है उसके सार रूप को 1/3 जो भाग है उसको आपको लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो संक्षेपण वाला जो टॉपिक है व्याकरण में, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। संक्षेपण को प्यारे विद्यार्थियों संक्षिप्तीकरण, ये भूमिका के रूप में मैं बता रहा हूँ संक्षेपण आखिर है क्या। संक्षिप्तीकरण, संक्षेपण को क्या कहा जाता है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेख या सार लेख भी कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेख या सार लेख भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रेसी कहा जाता है, अंग्रेजी में भी ये आता है और अंग्रेजी में इसको प्रेसी कहा जाता है। ठीक है, संक्षेपण के सामान्य अर्थ की बात करें तो क्या कहा जाता है? संक्षेपण माने किसी विवरण को, किसी वक्तव्य, किसी वक्ता के द्वारा कोई बात कही गई है, विवरण को, किसी वक्तव्य को या गद्यावतरण, गद्यांश का जो गद्य का अवतरण है या गद्यांश जिसको बोलते हैं, उस आदि को संक्षिप्त करना, उसको संक्षिप्तीकरण कहेंगे। उसके मूल भावों की रक्षा करते हुए, उसके मूल भावों को ठेस नहीं पहुंचानी है, उसके मूल भावों को आपको लिखना है और रक्षा करते हुए संक्षेप में लिखना संक्षेपण कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे किसी विवरण को, किसी वक्तव्य को, गद्यावतरण आदि को संक्षिप्त करना, उसके मूल भावों की रक्षा करते हुए संक्षेप में लिखना, वह संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण एक तरह की क्या है, लिखने की शैली है। संक्षेपण क्या है? एक शैली का नाम है, लिखने की एक विधा है, शैली है। इसके माध्यम से किसी विस्तृत विवरण को, कोई विस्तृत विवरण है उसको क्या किया जाता है, किसी वक्तव्य को, किसी विस्तृत विवरण को, बहुत बड़ा गद्यांश दिया हुआ है, किसी वक्तव्य आदि को अप्रासंगिक, जो आपको उस प्रसंग से संबंधित वो बात नहीं है, उस अप्रासंगिक, असंबद्ध, जो उससे संबंध कम रखता है, या पुनरावृत्त यानी वही बात दोबारा आ गई है, पुनरावृत्त, असंबद्ध या अप्रासंगिक या अनावश्यक तत्वों या बातों का त्याग करके
यानी उन चीज़ों को आपको छांटना है, छोड़ना है और सभी उपयोगी मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण और संक्षिप्त संकलन किया जाता है तो वो संक्षिप्तीकरण होता है या संक्षेपण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई बड़ा सा विवरण दिया गया है, बड़ा सा गद्यांश दिया गया है, उस या कोई वक्तव्य दिया हुआ है, उसकी अप्रासंगिक यानी जो उस गद्यांश में जो बात लिखी गई है वो ज़्यादा कहीं पर जो बात है उस गद्यांश में वो अप्रासंगिक है, उस प्रश्न से संबंधित नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। असंबद्धता हो रही है, मिलान उससे संबंधित कोई बातें नहीं आ रही है तो उन बातों को जो है उन पंक्तियों को आप छोड़ना है। पुनरावृत्ति कोई हो रही है उनको आपको छोड़ना है। अनावश्यक तत्व या अनावश्यक बातें हैं उनको आपको त्याग करके जो चीज़ लिखी जाती है मूल तथ्यों का जो प्रवाहपूर्ण या संक्षिप्त संकलन किया जाता है उसको प्यारे विद्यार्थियों संक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम एक अवतरण को लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले थोड़ी मैं बात कर लेता हूँ संक्षेपण किस प्रकार से करना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आपको क्या है, पहले मूल जो अवतरण है उसको 2-3 बार पढ़ लेना है और उसके बाद में उसके भावार्थ को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर मूल भाव या केंद्रीय भाव को समझ लेने के बाद में मूल जो विषय है उससे संबंधित आवश्यक जो शब्द हैं उनको या फिर जो वाक्य है उन खंडों को रेखांकित करना है। ये छांट करके आपको एक तरह से पेंसिल से जो भी है परीक्षा में आपको पेपर में इस प्रकार से लिख करके तैयार कर लेना, ध्यान कर लेना। पहले तो आपको 2-3 बार इसको पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ोगे तो इसके मूल भाव को आप समझोगे। फिर आप जो रेखांकित जो आपने अंश किया है, आपने रेखांकित किया है, ठीक है ना, नीचे लाइन खींचनी है जहाँ जहाँ उसको आपको शब्द लगे जो मिलते वैसे हो। ठीक है, इसको आप वाक्यों में आप ढाल सके इस प्रकार से। तो वाक्य को अपने शब्दों में क्रमबद्ध उसको लिखना है। अपने ओर से ज़्यादा शब्दों को नहीं जोड़ना है। अपने विचार नहीं व्यक्त करने होते हैं इसमें। ठीक है, तो संक्षेप में प्रवाहपूर्ण और क्रमबद्धता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और कोई अलंकार इत्यादि है, अनावश्यक वर्णन है, उसको छांट करके अलग निकाल देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही ये ध्यान में रखना कि महत्वपूर्ण विचार नहीं छूटे। और संक्षेपण करने के बाद में मूल भाव है और जो केंद्रीय भाव है उनके अनुरूप ही शीर्षक भी देना चाहिए। शीर्षक भी पूछते हैं तो शीर्षक क्या हो, शीर्षक वो होता है जो मूल भाव जो केंद्रीय भाव होता है उसके अनुरूप ही उसका शीर्षक होता है। शीर्षक छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और अवतरण के तथ्यों को व्यक्त करने वाला होता है। ठीक है, तो ये शीर्षक होता है। और इसके साथ प्यारे विद्यार्थियों, संक्षेपण में अवतरण के शब्दों को ज्यों का त्यों रखना, ज्यों का त्यों नहीं रखना चाहिए। थोड़ा बदलाव करके वाक्य इस प्रकार से बनाने चाहिए। यह कि नहीं वो का वही आपको 3/3 बोल दिया तो ऊपर 9 पंक्तियों में ऊपर वाली 3 पंक्तियां लिख करके तीसरी कर ली, हो हमारा पेपर हो गया, हमने संक्षेपण करके आ गए, तो ये चीज़ें सही नहीं होगी। संक्षेपण में पूरे भाव को आपको लेना है और उसको आपको 1/3 करना है, यानी 9 पंक्तियों को सारी बातों को सार रूप में लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि केवल ऊपर वाली 3 पंक्तियों को लिख दिया और हमने 1/3 कर लिया, ये नहीं होता प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना है, गलत हो जाएगा। तो ऐसे शब्दों को ज्यों का त्यों नहीं रखना चाहिए, शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसे शब्दों को ग्रहण करना चाहिए जो वांछनीय यानी जरूरी है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए और वाक्यों को संयोजन शब्दों से जोड़ना देना चाहिए, जैसे और है, तथा है, इन शब्दों से जोड़ करके वाक्य को बनाना चाहिए। समास शैली का उपयोग करना चाहिए, यानी समास में लंबे वाक्यों को छोटा किया जाता है। जैसे राजा का पुत्र, हम समास पढ़ते हैं राजा का पुत्र, तो उसको राजपुत्र कह करके उस बात को लिखा जा सकता है। तो ऐसे हमें समास शैली का प्रयोग करना चाहिए। संक्षेपण में समानार्थी जो एक समान अर्थ देने वाले शब्द हैं उनको हटा देना चाहिए। एक ही शब्द का अर्थ जो देने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, कहीं एक जगह मान लीजिए जल आ गया, फिर नीर आ गया, फिर तोय आ गया, तो ये एक ही शब्द को अर्थ देने वाले, तो इसलिए केवल एक जल शब्द का प्रयोग कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है एक ही समानार्थी शब्दों का प्रयोग वो हटा देना चाहिए और जहाँ तक होना चाहिए वो सामासिक पदों का प्रयोग करना चाहिए और 1/3 या 1/4 शब्दों में संक्षेपण होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। 1/3 या 1/4 शब्द आप कर सकते हो। और संक्षेपण में कोई उदाहरण दिया हुआ आ रहा है, मान लीजिए गद्यांश में कोई दृष्टांत है, कोई उद्धरण चिन्ह में बात आ रही है या तुलनात्मक कथनों का समावेश है, उसमें आप संक्षेपण में नहीं करेंगे, उनको आप छोड़ देंगे। ठीक है, और इस प्रकार से साधारणतः संक्षेपण भूतकाल या परोक्ष कथन में ही लिखा जाना चाहिए। तो संक्षिप्तता, ये पूर्णता, ये इसके गुण होते हैं, शीर्षक इत्यादि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें इसके
एक अवतरण को समझ करके सारे जो है यहाँ पे इतना अभ्यास करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आज आपको एक अवतरण को देखते हैं हम। साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आधार जीवन है। मान लीजिए पेपर में आया परीक्षा में, अब आपको कैसे करना है। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियाँ, मीनार, गुंबद बनते हैं। लेकिन बुनियादी किसको कहते हैं? नींव को। बुनियाद क्या किसको कहेंगे? नींव। जो मकान की नींव होती है उसको नींव को बुनियाद कहेंगे। तो लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, उन्हें देखने को जी भी नहीं चाहेगा। जी यानी मन। और जीवन परमात्मा की सृष्टि है। जीवन क्या है? परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए अनंत है, अगम्य। जीवन क्या है? परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए क्या है? वो अनंत है, अगम्य है। ठीक है ना। और साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। साहित्य क्या है? मनुष्य की सृष्टि है। साहित्य क्या है? मनुष्य की सृष्टि है, और इसीलिए वह सुगम है, सुबोध है, मर्यादाओं से परिमित है। ठीक है ना, मर्यादाओं से ढकी हुई है, और सुबोध है, सुगम है। सुबोध में अच्छी प्रकार से ज्ञान होने वाली, समझने वाली, सुगम है, सरल है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है। जीवन है वो परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं, ये हमें नहीं मालूम कि जीवन है वो परमात्मा को मरने के बाद में जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाब दे है। साहित्य है वो मनुष्य के सामने जवाब देने वाला होता है। साहित्य एक से कहा जाता है समाज का दर्पण होता है, और इसके लिए कानून है कि वह जिससे इधर उधर नहीं हो सकता। यानी साहित्य है वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद है। जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत जो है आनंद की खोज में रहता है। मनुष्य का उद्देश्य क्या? आनंद से जीवन व्यतीत करूं। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य का यही उद्देश्य होता है कि जो जीवन मिला उसमें मैं आनंद से रहूं। तो जीवन में मनुष्य क्या है? उद्देश्य यही होता है, जीवन का उद्देश्य आनंद। और मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में ही रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य के रूप में मिलता है। अब आनंद किसको मिलता है? देखो, अलग अलग व्यक्तियों की, मनुष्य की अलग अलग आनंद की स्वरूप है। किसी को वह रत्न द्रव्यों में मिलता है, किसी को आनंद है वो रत्नों में, धन दौलत में, द्रव्य माने धन दौलत में मिलता है। तो किसी को भरे हुए पूरे परिवार में आनंद मिलता है, किसी को लंबे चौड़े भुवन में यानी संसार में, भवन में, संसार में मिलता है। ठीक है, तो किसी को ऐश्वर्य में आनंद मिलता है, यश कीर्ति में आनंद मिलता है। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। बहुत सुंदर बात कही है कि साहित्य का आनंद इस आनंद से भी ऊपर है, ऊंचा है। इसका आधार सुंदर है, सत्य है। सत्यमेव सुंदर, सत्य शिवम सुंदर जो होता है, सत्यम शिवम सुंदरम जो शब्द आता है इसे हम बोलते हैं। तो सुंदर और सत्य है, इसका आधार क्या है? सुंदर है और सत्य भी है। और वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर एवं सत्य से मिलता है। सच्चा आनंद किससे मिलता है? जब सुंदर और सत्य दोनों मिले तब आनंद मिलता है सच्चा। और उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। साहित्य का उद्देश्य क्या है? आनंद को, ऐसा आनंद कौन सा? जो सुंदर है, सत्य है, ऐसे आनंद को दर्शाना, ऐसे आनंद को उत्पन्न करना, यही साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य या भोग कि आनंद में ग्लानि छिपी होती है। ऐश्वर्य जो मिला है, सांसारिक जो ऐश्वर्य मिला है या भोग मिला है, उस सांसारिक ऐश्वर्य या भोग का जो आनंद जो होता है उसमें ग्लानि छिपी रहती है, पश्चाताप भी होता है। पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। यानी साहित्य से जो आनंद मिलेगा वो अखंड है और अमर है। ठीक है, ये बात इसमें आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस पद को हमने पढ़ा है। ठीक प्रकार से परीक्षा में आपको 2-3 बार इसको पढ़ना है और इसके मूल भावों को समझना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखो इसमें मैंने आपकी शीर्षक के रूप में क्या लिखेंगे, इसमें किसका बात चल रही है? साहित्य के बारे में बात बताई जा रही है। मूल जो केंद्रीय भाव क्या है? साहित्य के बारे में, साहित्य का क्या उद्देश्य है इस बारे में। तो शीर्षक छोटा होना चाहिए। तो शीर्षक क्या है? साहित्य का उद्देश्य। किसकी बात की जा रही है? साहित्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसमें मूल भाव साहित्य के बारे में ही है। और फिर देखिए, अब संक्षेपण करते हैं। अब देखो, ये पूरी बात हमने पढ़ी, साहित्य का आधार जीवन है। तो एक बात हमने ले ली कि साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। ठीक है, ये हमने ले लिए, साहित्य का आधार जीवन है। और इसी पर साहित्य की दीवार खड़ी है। अब इसी नींव पर ये चीज़ें काट दी, सीधा आपने क्या इसमें ये लिख सकते हैं कि इसी पर साहित्य की दीवार खड़ी है। ठीक है, साहित्य का आधार क्या है? जीवन।
और जीवन के आधार पर क्या ये दीवार खड़ी है, किसकी? साहित्य की। ये जीवन रूपी जो नींव है, इसके ऊपर साहित्य की दीवार खड़ी है। फिर देखिए, अब ऊपर ये चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत है, उस पर अटारियाँ खड़ी है, बड़े बड़े मकान भवन जो उमरे ऊपर के होते हैं, मीनार, गुंबद इत्यादि, ये नहीं है, ये चीज़ें नहीं लिखनी है। ये बुनियादें यानी नींव मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, उन्हें देखने को जी नहीं चाहेगा, ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आगे देखिए, साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। अब यहाँ पर सीधे आप मूल भाव क्या है कि साहित्य जैसे जीवन परमात्मा की सृष्टि है, ठीक है, तो इसी प्रकार से साहित्य किसकी सृष्टि है? साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। जीवन है वो परमात्मा की सृष्टि है, तो साहित्य मनुष्य की सृष्टि। तो यहाँ साहित्य के बारे में बात बताई जा रही है, तो साहित्य है वो मनुष्य की क्या है? सृष्टि है, और वह मानव निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और वह जो जवाब दे ये हमें नहीं मालूम, ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस बार इस रूप को हम किस रूप में लिख दिया कि वह मानव निर्माण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। जीवन का उद्देश्य आनंद है। यहाँ बात आती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? आनंद है। जैसे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक मनुष्य क्या करना चाहता है? आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। ये रहा जीवन का उद्देश्य, क्या? आनंद है। तो साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? और साहित्य का उद्देश्य तो इन आनंद से भी परे है, यानी साहित्य उस आनंद से भी ऊंचा है। तो ये बात हम यहाँ से इस भाव को ले सकते हैं। ये बाकी जो रत्न द्रव्य में आनंद मिलता है, किसी को भरे परिवार में आनंद मिलता है, ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मूल बात क्या कहना चाहती है कि जैसे जीवन का उद्देश्य आनंद है, तो साहित्य का जो आनंद है वो इस आनंद से भी जो है ऊंचा है, जो लौकिक आनंद है उससे भी ऊंचा है। तो आनंद से भी ऊंचा है, और ये सत्य, सुंदर और आनंद की अभिव्यक्ति करना ही साहित्य का उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, इसमें आधार सुंदर और सत्य है, और वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। इस रूप की इस बात को इस रूप में सीधा कह सकते हैं कि सत्य, सुंदर और आनंद की अभिव्यक्ति करना ही साहित्य का क्या है? उद्देश्य है। तो ये बात आ गई यहाँ तक पूरी। फिर यहाँ लिखा है कि ऐश्वर्य भोग से प्राप्त आनंद की अपेक्षा साहित्य से उत्पन्न आनंद अखंड और अमर होता है। अब यहाँ पर देखिए, किसी को ऐश्वर्य में आनंद मिलता है, ठीक है, और इस प्रकार से उसी आनंद को जो है, आनंद को ग्लानि छिपी रहती है, पश्चाताप भी होता है, ऊपर सुंदर से जो आनंद मिलता है वह अखंड और अमर है। तो इस बात को इस रूप में हम लिख सकते हैं कि ऐश्वर्य भोग से जो आनंद प्राप्त होता है, जो ऊपर यहाँ पर आनंद मिला है, ये रत्न द्रव्य इत्यादि जो ऐश्वर्य से आनंद मिला है, उस आनंद से प्राप्त आनंद की अपेक्षा साहित्य से उत्पन्न जो आनंद होता है, सारी बात मूल बात क्या है कि जो आनंद भौतिक सुख से मिलता है, ऐश्वर्य से जो आनंद मिलता है, उससे भी जो है अच्छा आनंद या जो साहित्य से जो उत्पन्न आनंद होता है वह क्या है? वह अखंड है, वह अमर है, वह अखंड और अमर है। ये बात हमें इस प्रकार से लिख करके, तो ये 1/4 भाग हो गया, 1/3 भाग हमें संक्षेपण करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था संक्षेपण, और इसी प्रकार के संक्षेपण की जो चीज़ें आपकी व्याकरण की कोई किताब है तो उसमें आप जरूर इसको पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे वो चीज़ें आपको आती जाएगी। और वैसे ये चीज़ नहीं है, ये 9वीं 10वीं 11वीं में ज़रूर ये आपने पढ़ी होगी, संक्षेपण वाला ये बिंदु, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये संक्षेपण वाला बिंदु आपको समझ में आ गया। परीक्षा में आपको 2-3 बार पढ़ना है, फिर इसके केंद्रीय भाव को पकड़ना है, फिर इसमें मुख्य जो बातें हैं जो उनको आप रेखांकित कर लेना, और उसके बाद में उसको क्रमबद्धता से वाक्य बनाते हुए ठीक प्रकार से इसको लिखना है। कितने शब्दों में? जैसे अगर 9 पंक्तियाँ आ गई तो आपको 3 या 4 पंक्तियों में पूरी बात को आने चाहिए। ये नहीं कि ऊपर आपने 3 लाइनें लिख दी और हमने 1/3 कर लिया है, तो ये गलत हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी बात को पढ़ना है, और पढ़ करके सारी बातों को समझते हुए जो है इसको लिखना है। अन्य अर्थक जो शब्द है जो उनका उस प्रसंग से ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो उनको आपको छोड़ देना है, और उसकी जगह आपको सार बात है वो कहनी है। मैंने बताया कि जैसे आप फिल्म 3 घंटे की देखते हो तो उसको 10-15 मिनट में आप पूरी बात बता देते हो सार रूप में, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसा ही नियम लागू होता है। यहाँ आप उस पहले गद्यांश को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसके मूल भाव को, केंद्र भाव को पढ़ करके उसके शीर्षक को पता करेंगे, और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आप इस प्रकार से संक्षेप में लिखेंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों संक्षेपण समझ में आएगा। ये जो संक्षेपण का जो टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, अभ्यास से आएगा। जितना आप पढ़ोगे उतना इसको ठीक प्रकार से करते जाओगे। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी के उदाहरण आप स्वयं है करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे व्याकरण खंड के आगे के टॉपिक को लेकर के। संक्षेपण में जो है मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इस मूल बात को आप समझ जाएंगे और इसका आप अभ्यास करेंगे। किसी भी व्याकरण की किताब में आपको मिली हुई है, उस व्याकरण की किताब से आप जो है इसको अभ्यास करेंगे तो आप आराम से ये 5 अंक प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, मूल बात ध्यान रखना यही है कि यह नहीं कि आप 3 पंक्तियों को लिख करके ऊपर वाले आ गए, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप पूरी चीज़ को पढ़ेंगे, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो मूल भाव को आप पकड़ पाओगे और किस बारे में ये बात कही जा रही है उसको आप समझ पाओगे, और उसके बाद में सारी चीज़ को आप जो है वाक्य में ढाल करके क्रमबद्धता से लिखेंगे। और कितना लिखना आपको, 1/4 यानी 9 पंक्तियाँ 10 पंक्तियाँ दी गई तो आपको 4 पंक्तियों में आपकी बात लिखनी है। ठीक है, तो ये आप आराम से कर पाओगे, अभ्यास से होगा। तो आप व्याकरण की कोई पुस्तक है तो उससे आप ये गद्यांश के जो संक्षेपण के भाव है वो आप समझेंगे, उसको अभ्यास करेंगे तो ये चीज़ आप समझ जाओगे। ठीक है, अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ व्याकरण खंड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संक्षेपण वाला ये टॉपिक आप ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।